हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज इस वीडियो में आपको हिस्ट्री पढ़ के दिखाऊंगा कि कैसे आप हिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको इंग्लिश पढ़ने का वे बता रहा हूँ। तो मैं आपको हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 पढ़ के दिखाता हूँ, क्लास 6 का। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हमें हिस्ट्री स्टार्ट होती है क्लास 6 से, तो 6th क्लास का पहला चैप्टर मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ और आपको भी पता चलेगा कि जो कुछ भी आपने मेरे कोर्स में सीखा है बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स, तो उनकी हेल्प से आप इनको पढ़ सकते हैं। कुछ भी पढ़ सकते हो, बस आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है रशीदाज क्वेश्चन, यानी कि रशीदा का सवाल। तो ये है रशीदा, तो ये क्या कह रही है, पढ़ते हैं एक बार। रशीदा सेट रीडिंग, इसका मतलब होता है रशीदा बैठकर पढ़ रही थी। अगर होता कि वो लेट कर पढ़ रही थी तो हम लिखते रशीदा ले रीडिंग। ऐसे हम यूज़ करते हैं कि वो लेट कर सोच रहा था, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे ही वॉज थिंकिंग वाइल लाइंग, ऐसा नहीं बोलेंगे, सिंपल। तो हम बोलेंगे रशीदा ले थिंकिंग, रशीदा लेट कर सोच रही थी। सेम वो बैठ कर पढ़ रही थी, रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, अखबार। सडनली, अचानक से, हर आइज़ फेल, उसकी आंखें पड़ी, ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, एक छोटी सी हेडलाइन पर। हेडलाइन थी 100 ईयर्स अगो, यानी कि 100 साल पहले। हाउ शी वॉन्डर्ड, उसने सोचा, उसने क्या सोचा। अब वॉन्डर मतलब होता है हैरानी से सोचना। शी वॉन्डर्ड, उसने हैरानी से सोचा। हाउ, कैसे, कुड एनीवन नो, कि कोई जान सकता है, कोई कैसे जान सकता है। व्हाट हैड हैपन्ड, क्या हुआ था। सो मैनी ईयर्स अगो, इतने सालों पहले। तो कह रहे हैं कई साल पहले क्या हुआ था, कोई कैसे जान सकता है। तो जब हम कुड यूज़ करते हैं तो ये हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी या प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो पूरे का मतलब हुआ रशीदा अखबार पढ़ रही थी बैठ के, तो अचानक से उसकी आंखें पड़ी एक स्मॉल हेडलाइन पर जो थी 100 ईयर्स अगो। तो वो हैरानी से उसने सोचा कि हाउ कुड एनीवन नो, कोई कैसे जान सकता है। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। दिस इज पास्ट परफेक्ट। सो मैनी ईयर्स अगो, इतने साल पहले। तो आगे क्या लिखा है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, मतलब फाइंड खोजते हैं कि क्या हुआ। व्हाट हैपेंड येस्टरडे, कल। लास्ट ईयर, पिछले साल। तो यहाँ पे लिखा है येस्टरडे, अब कल क्या हुआ, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। यू कैन लिसन टू द रेडियो, आप रेडियो सुन सकते हैं। दिस इज पॉसिबिलिटी, आप सुन सकते हैं। यू कुड लिसन टू द रेडियो। वॉच टेलीविजन, टीवी देख सकते हो। रीड अ न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ सकते हो। किस चीज़ के लिए, येस्टरडे क्या हुआ था, ये फाइंड आउट करने के लिए। तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, फाइंड आउट करना क्या हुआ येस्टरडे, कल। तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हो, कुड। लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ, इसके लिए क्या कर सकते हो, आस्क, पूछ सकते हो। आस्क, पूछो, समबडी, किसी से पूछो। हु रिमेंबर्स, जिसको स्मृति हो, जिसको याद हो। तो लास्ट ईयर के बारे में जानने के लिए आस्क समबडी, किसी से पूछो। हु रिमेंबर्स, जिसको याद हो पिछले साल का। बट, लेकिन, व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन बहुत बहुत समय पहले का, वो कैसे पता चलेगा। लेट अस सी, चलो देखते हैं। हाउ इट कैन बी डन, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे किया जा सकता है। तो आगे लिखा है व्हाट कैन वी नो, हम क्या जान सकते हैं अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में। अब देखिए आगे क्या लिखा है, देयर आर सेवरल थिंग्स, कुछ चीज़ें होती हैं। वी कैन फाइंड आउट, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, खोज सकते हैं। जैसे कि व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे। वियर का वोर। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं पास्ट की, तो हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। वियर की सेकेंड फॉर्म वोर। द हाउसेज, घर, इन विच, जिनमें, दे लिव्ड, वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट, हम फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, जो शिकारी होते थे उनके जीवन के बारे में। हर्डर्स, हर्डर्स होते हैं जो पशु वगैरह भेड़ बकरियों को चराते हैं, उनको हर्डर्स बोलते हैं।
फार्मर्स के बारे में, किसानों के बारे में, रूलर्स शासकों के बारे में, मर्चेंट्स व्यापारी या सौदागरों के बारे में, प्रीस्ट्स पुजारियों के बारे में, क्राफ्ट्स होते हैं शिल्पकारों के बारे में, क्राफ्ट्स पर्सन यानी कि शिल्पकार, आर्टिस्ट्स यानी कि कलाकार, म्यूजिशियंस संगीतकार, एंड साइंटिस्ट वैज्ञानिक। तो कह रहे हैं वी कैन फाइंड आउट, हम जान सकते हैं, अबाउट द लाइव्स जीवन के बारे में इन सब के। तो ये वोकैबलरी भी आपकी बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकती है अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो हंटर इज़ शिकारी, हर्डर इज़ जो गडरिए होते हैं या फिर पशु को चराते हैं उनको बोलते हैं हर्डर्स, फार्मर किसान, रूलर शासक, मर्चेंट्स सौदागर या व्यापारी, प्रीस्ट्स पुजारी, क्राफ्ट्स पर्सन शिल्पकार, आर्टिस्ट्स कलाकार, म्यूजिशियंस संगीतकार, साइंटिस्ट वैज्ञानिक। तो देखिए कितना कुछ है सीखने के लिए हिस्ट्री में। तो ये हिस्ट्री का सबसे पहला लेसन है। तो आप चाहेंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ ताकि आपका हिस्ट्री भी क्लियर हो जाए और साथ में इंग्लिश का प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं अब। तो ये क्वेश्चन था व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम क्या जान सकते हैं। तो हम ये फाइंड आउट करें कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और जीवन के बारे में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन सब के। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट के बारे में, द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, जो गेम्स बच्चे खेलते थे, द स्टोरीज दे हर्ड, कहानियाँ जो वो सुनते थे, द प्लेज दे सो, जो प्ले बोलते हैं नाटक को, नाटक जो वो देखते थे, द सॉन्ग्स दे सैंग, और गाने जो वे गाते थे। तो ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए कितना इजी है पढ़ना अगर आप ध्यान से पढ़ें। और बिलीव मी गाइज, आप लोग इंग्लिश को नहीं सीखते हैं जिसकी वजह से आप खुद नहीं पढ़ पाते हैं। अगर आप सच में इंग्लिश को सीखेंगे सिस्टम से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अलग अलग चैनलों से मिक्सअप करके सब कुछ पढ़ते हैं तो आपका माइंड मैस्ड अप हो जाता है, लेकिन अगर आप सिस्टम से पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपको इंग्लिश अच्छे से आएगी और आप भी आराम से पढ़ पाएंगे। तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है इसको पढ़ने में, बिल्कुल ईजी लग रहा है। तो आप भी अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन ज़रूर कर लें। तो मेरे कोर्स का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल, और इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है जस्ट 599। इतना कम प्राइस है कि इस कम प्राइस में आप इतनी नॉलेज गेन कर लेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अभी डाउनलोड करें और कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें अगर सच में सीखना है तो चलिए आगे पढ़ते हैं, तो आपको और आइडिया मिलेगा कैसे पढ़ना है। तो आगे लिखा है वेयर डिड पीपल लिव, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, पास्ट इंडेफिनिट। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। अब ये साथ साथ एक्टिविटीज़ भी दे रखी हैं बच्चों को बुक में। तो नर्मदा रिवर जो इसको फाइंड आउट करना है, ये मैप है और इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो देख लीजिएगा, अभी मैं क्योंकि हिस्ट्री आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैप वगैरह नहीं बता रहा, बट आप देख लीजिएगा, आसान सा है। तो यहाँ लिखा है पीपल have lived along the banks of this river for several 100,000 years। तो कह रहे हैं लोग जो हैं for several 100,000 years यानी कि कुछ एक हज़ारों सालों से रह रहे हैं along the banks of this river, इस नदी के किनारे पर। तो लोग कुछ हज़ारों सालों से इस नदी के किनारे पर रह रहे हैं। तो along the बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर, और हैव लिव्ड। अब यहाँ पे मैंने आपको टाइम इन टेंस में बताया था कि प्रेजेंट इनडेफिनिट में अगर समय आ जाए तो वो हमारा बदलता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो पीपल हैव लिव्ड, तो ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट का था, तो ये बदल गया किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, बिकॉज यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो देख लीजिएगा टाइम इन टेंस का वीडियो कोर्स के अंदर। और आगे पढ़ते हैं। तो नर्मदा की बात करें, नर्मदा के किनारे पर रहते हैं अभी भी लोग काफ़ी हज़ारों सालों से। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, कह रहे हैं जो अर्लीस्ट पीपल थे, पहले के लोग थे, उनमें से कुछ, हु लिव्ड जो रहते थे हेयर यहाँ, वर स्किल्ड गैदरर्स, वो स्किल्ड गैदरर्स थे।
स्किल्ड मतलब अच्छे थे, और गैदरर्स यानी कि संग्रहित करने वाले, संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना, तो गैदरर्स थे वो। गैदरर्स मतलब इकट्ठा करने वाले, कलेक्ट करने वाले। तो अर्लीस्ट पीपल में से कुछ जो यहाँ रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। दैट इज़, अब ये इसका मीनिंग बता रहे हैं, पीपल वो लोग, मतलब कैसे स्किल्ड गैदरर्स, कौन से स्किल्ड गैदरर्स, वो लोग हु गैदर्ड, जो इकट्ठा करते थे देयर फूड, अपना खाना। दे न्यू, वे जानते थे, अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं उसका जो विशाल संपत्ति है, जो ये पौधों की विशाल संपत्ति है, वेल्थ है, तो इसके बारे में अच्छे से जानते थे वो। इन द सराउंडिंग मतलब जो आसपास में थे प्लांट्स, फॉरेस्ट, इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट मतलब आसपास के फॉरेस्ट में जो प्लांट्स थे ना, उनके बारे में वो जानते थे कि वो कितने मतलब उस वास्ट वेल्थ के बारे में कि वो कितने इम्पॉर्टेंट थे पौधे। तो वे जानते थे जो विशाल वेल्थ है प्लांट्स की। कौन से प्लांट्स? जो सराउंडिंग में थे फॉरेस्ट के। एंड और कलेक्टेड रूट्स, और वो जड़ें इकट्ठा करते, फ्रूट्स इकट्ठा करते, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो भी जंगल के उत्पाद होते थे उनको इकट्ठा करते, फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वे जानवरों का भी शिकार करते। और यहाँ पे आप याद कर लें अब वर्ड मीनिंग, जैसे गैदरर्स हो गए, इकट्ठा करने वाले, गैदर एक वर्ब है तो इकट्ठा करना। वास्ट वेल्थ, वास्ट मतलब विशाल, मतलब बहुत ज़्यादा, और वेल्थ मतलब धन, और संपदा भी बोलते हैं इसको, विशाल संपदा। और बाकी आई थिंक ईजी हैं। और ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो वेयर डिड पीपल लिव, अब ये आंसर मिल गया आपको कि वो कहाँ रहते थे। तो मेनली नर्मदा रिवर के पास। तो नर्मदा जो रिवर है आपको दिख जाएगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सतपुरा, तापी, विंध्यास, ये नर्मदा, ये देखिए। तो यहाँ पे रहते थे नदियों के पास में। आगे पढ़ते हैं अभी। नाउ अब फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स। अब कह रहे हैं कि अब फाइंड करो सुलेमान और किरथार हिल्स को। हिल मतलब चोटी, तो इस चोटी को फाइंड आउट करो टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में। अब इंडिया है, इंडिया जो है ये मैप है, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ साउथ। अब ये कह रहे हैं कि, और आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ, और मतलब इस दिशा में, इंडिया के इस दिशा में, तो ये वाला पार्ट हुआ। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये सारा पार्ट नॉर्थ हुआ। तो इसके वेस्ट में, तो ये क्या आ गया? सुलेमान और किरथार हिल्स। तो यही कहा जा रहा है कि सुलेमान और किरथार हिल को फाइंड आउट करो नॉर्थ वेस्ट में। तो आगे अब क्या लिखा है? सम ऑफ द एरियाज़, कह रहे हैं कुछ एरियाज़, वेयर, जहाँ वीमेन एंड मैन फर्स्ट बिगैन, जहाँ पर आदमी और औरतों ने पहली बार बिगिन किया, शुरू किया, टू ग्रो क्रॉप्स, फसल को उगाना, सच एज, जैसे कि वीट, गेहूँ, एंड बारले यानी कि जौ, अबाउट 8000 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले, आर लोकेटेड हेयर, वो यहाँ स्थित हैं। कह रहे हैं कि एरियाज़, एरियाज़ मतलब जगह, कौन सी जगह? सम ऑफ द एरियाज़ मतलब उन जगहों में से कुछ जगह जहाँ पर आदमी औरतों ने पहली बार क्रॉप को मतलब फसल को उगाना शुरू किया, जैसे कि गेहूँ या बारले यानी कि जो लगभग 8000 साल पहले, वो यहाँ स्थित है, सिचुएटेड है। लोकेटेड मतलब स्थित होना, यानी कि सुलेमान एंड किरथार हिल के अंदर। तो यहाँ पे वर्ड याद कर लें, ग्रो क्रॉप्स फसल उगाना, बारले बोलते हैं जौ को, जौ, और हिल्स बोलते हैं चोटी को। लोकेटेड मतलब स्थित होना, सिचुएटेड होना। और पीपल ऑल्सो बिगैन, लोगों ने ये भी शुरू किया, क्या? रियरिंग एनिमल्स यानी कि पशुओं को पालना, उनको चराना शुरू किया। लाइक शिप मतलब भेड़ों को, गोट बकरियों को, एंड कैटल और पशुओं को, एंड लिव्ड इन विलेजेस, और गांव में रहना भी शुरू किया। आगे लिखा है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। कह रहे हैं जो गारो हिल है
इसको लोकेट करो, इसको बताओ कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट कौन सा हुआ, ये नॉर्थ है और ईस्ट यहाँ पे, यानी कि इधर दिस इज़ गारो हिल, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ और साउथ। तो इन्होंने बोला नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट ये पड़ता है गारो हिल्स, तो हमने लोकेट कर लिया नॉर्थ ईस्ट को। एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, और विंध्यास को लोकेट करो सेंट्रल इंडिया में। अब सेंटर ये पार्ट बनता है, तो यहाँ पे विंध्या कहीं होना चाहिए, तो ये रहा विंध्यास, तो हमने इसको भी लोकेट कर लिया। दिस इज़ विंध्यास, गारो हिल्स और सुलेमान एंड किरथार, और ये नर्मदा, तो ये भी हो गया। आगे देखिए, दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज़। अभी हमने एक एरिया की बात करी थी, ये वाला एरिया जहाँ पे लोगों ने पहली बार 8000 साल पहले क्रॉप उगाना शुरू किया था, और अब कह रहे हैं अदर एरियाज़, दूसरे एरियाज़। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज़, तो ये जिनकी अभी हमने बात करी विंध्यास और गारो हिल्स, ये इनके लिए दीज यूज़ हुआ है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज़, ये दूसरे एरियाज़ थे वेयर, जहाँ एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ पे कृषि मतलब एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ, विकसित हुआ। द प्लेसेस, जगहें, वेयर, जहाँ राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, जहाँ पे गेहूँ पहली बार उगाया गया। दिस इज पैसिव वॉइस, और ये वेयर यूज हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। कह रहे हैं द प्लेसेस, वे जगह जहाँ पर राइस को पहली बार उगाया गया, आर टू द नॉर्थ, वो हैं, आर मतलब हैं, टू द नॉर्थ, नॉर्थ की दिशा में, ऑफ द विंध्यास, विंध्यास के। तो ये देखिए, अभी आपको इमेज से ही दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये विंध्यास हैं, इसके नॉर्थ में, तो यहाँ पे राइस पहली बार उगाए गए। तो द प्लेस इज, जगहें जहाँ पर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, जहाँ पे राइस उगाया गया, आर वो हैं टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ में। आगे लिखा है ट्रेस द रिवर इंदुस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। कह रहे हैं कि जो इंदुस रिवर है इसको ट्रेस करो, यानी कि इसको देखो कहाँ पर है वो, और इट्स ट्राइब्यूटरीज, और इसकी ट्राइब्यूटरीज। अब ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं, ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स, वो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, दैट फ्लो, जो बहती हैं, इनटू अ लार्जर रिवर, एक बड़ी नदी में। एक गंगा है, गंगा से कोई नदी निकल रही है छोटी छोटी, या उसमें मिल रही हैं, तो वो क्या होंगी, उसकी ट्राइब्यूटरीज। तो कह रहे हैं इंदुस नदी को लोकेट करो, ट्रेस करो, और उसकी ट्राइब्यूटरीज को। तो मैप में देख लीजिए इंदुस जहाँ भी होगी, तो यहाँ पर ये रही इंदुस, तो इसकी ये ट्राइब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी नदियाँ। अब आगे लिखा है अबाउट 4700 ईयर्स अगो, लगभग 4700 सालों पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़। कह रहे हैं कि जो सिटीज़ थी, अर्लियर सिटीज़ मतलब पहले वाली सिटीज़, उनमें से कुछ फ्लोरिश्ड, वो फली फूली, ऑन द बैंक्स, किनारों पर, ऑफ दीज रिवर्स, इन नदियों के। कह रहे हैं कि लगभग 4700 सालों पहले जो अर्लियर सिटीज़ थी, बहुत पहले वाली जो सिटीज़ थी, वो फ्लोरिश हुई। फ्लोरिश मतलब होता है फलना फूलना, तो फ्लोरिश इज डेवलप होना, फलना फूलना, विकसित होना। तो फ्लोरिश हुई कहाँ पे, ऑन द बैंक्स, किनारों पर। कौन से किनारों पर, ऑफ दीज रिवर्स, इन नदियों के किनारों पर। कौन सी नदियाँ, इंदुस रिवर और इसकी ट्राइब्यूटरीज पर, यहाँ पे विकसित होना शुरू हुई, फ्लोरिश हुई। इसको याद कर लो, फ्लोरिश। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, आप इसको सुन रहे हो, तो सुनने से क्या हो रहा है, आपके रीडिंग स्किल्स, आपके इंग्लिश के स्किल फ्लोरिश हो रहे हैं, फल रहे फूल रहे हैं। तो आगे है लेटर, बाद में। अब बाद में क्या हुआ, अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले, सिटीज़ डेवलप्ड, शहर डेवलप हुए, ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा के किनारों पर, एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है, छोटी छोटी नदियाँ, उनके किनारों पर, एंड और अलोंग द सी कोस्ट्स, और जो समुंदर के टच होने वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर। तो इन शॉर्ट आपने देख लिया कि इतने साल पहले जो इंदुस और इसकी ट्राइब्यूटरीज थी, वहाँ पे अर्लियर सिटीज़ में से कुछ फ्लोरिश हुई, उनके किनारों पर 2500 साल पहले गंगा और इसकी ट्राइब्यूटरीज पर डेवलप हुई सिटीज़, और कुछ हुई सी कोस्ट्स पे, जो समुंदर के एडजॉइनिंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पर। तो आगे पढ़ते हैं, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी कॉल्ड द सन। अब कह रहे हैं लोकेट करो गंगा को और इसकी ट्राइब्यूटरी को, जिसको सन कहा जाता है।
अब यहाँ पे आइए और ये देखिए गंगा और ये इसकी ट्राइब्यूटरीज, ये लिखा है सन। तो इसको हमने लोकेट कर लिया। तो आगे पढ़ते हैं। इन एंशंट टाइम्स, अब यहाँ एंशंट टाइम नहीं कह रहे हैं, टाइम्स कह रहे हैं, प्लूरल लगा हुआ है। इसका मतलब सिर्फ एक पास्ट नहीं है, बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया गया पास्ट को, इसलिए बोला इन एंशंट टाइम्स, प्राचीन। एंशंट मतलब होता है पुराना या प्राचीन, और एंशंट टाइम्स मतलब पुराने समय में। तो एंशंट टाइम्स में द एरियाज, जो एरिया थे अलोंग दीज रिवर्स, इन नदियों के साथ साथ में, टू द साउथ ऑफ द गंगा, तो कह रहे हैं यहाँ पे हमने गंगा की बात करी है और इसकी ट्राइब्यूटरीज की, तो कह रहे हैं जो एरिया थे अलोंग दीज रिवर्स कौन सी, गंगा और इसके ट्राइब्यूटरी। तो टू द साउथ ऑफ द गंगा, गंगा के साउथ में, वॉज नोन, उनको जाना जाता था एज मगध, मगध के रूप में। ठीक है, मगध आपको पता चल गया। आपको दिखा भी देता हूँ इमेज में, क्योंकि तस्वीर से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये सारा एरिया क्या था, मगध का था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये सारा एरिया मगध का था, क्योंकि आजकल इसको बिहार बोला जाता है। तो ये देखिए, इन एंशंट टाइम्स, प्राचीन समय में, द एरिया, वो एरिया जो इन नदियों के साथ साथ थे और गंगा के साउथ में थे, वॉज नोन एज मगध, उस सारे एरिया को क्या बोलते थे, मगध। अब यहाँ पे एरिया की बात हुई है, एरिया की वजह से यहाँ पे वॉज का यूज़ हुआ है। द एरिया वॉज नोन, इस एरिया को जाना जाता था मगध के नाम से। नाउ, अब लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो अब बिहार के एक स्टेट में लाई करता है। तो इट्स रूरल्स, इसके जो शासक थे, रूलर्स मतलब सॉरी, इट्स रूलर्स, जो इसके शासक थे, वर वेरी पावरफुल, वो बहुत शक्तिशाली थे। एंड, और सेटअप अ लार्ज किंगडम, और इन्होंने बहुत ही विशाल साम्राज्य सेटअप किया। तो किंगडम इज साम्राज्य, तो इन्होंने बहुत बड़ा किंगडम स्थापित किया, सेटअप किया। किंगडम्स वर सेटअप, किंगडम्स को, राज्यों को स्थापित किया गया इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, देश के दूसरे हिस्सों में भी। तो ये अगेन पैसिव वॉइस का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सेटअप इज़ स्थापित कर देना, और किंगडम मतलब साम्राज्य, रूलर्स मतलब शासक, लाइंग मतलब उसमें स्थित होना, पड़े हुए होना, और अलोंग मतलब साथ साथ, कोई नदी है उसके साथ साथ, तो अलोंग। तो आगे पढ़ते हैं। थ्रू आउट मतलब बीच से, थ्रू आउट किसके बीच से, पीपल ट्रैवल्ड, लोग यात्रा करते थे, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच से लोग यात्रा करते थे। थ्रू आउट मतलब एक पॉइंट से एंड पॉइंट तक, दूसरे तक, और बीच से गुजरते हुए। तो यहाँ सब कॉन्टिनेंट होते हैं उपमहाद्वीप। जैसे हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं, तो उनके अगर छोटे छोटे हिस्से किए जाएं तो सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये अलग अलग एरियाज़ होते थे, जैसे ये बाउंड्री है और इसके बीच का एरिया, यहाँ का एरिया। अब ये जो नदी समुद्र है, ये भी बाउंड्री है, तो ये भी, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, तो ये सब कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो ये पूरा का पूरा भी एक सब कॉन्टिनेंट हो सकता है। वेराइटी करता है, जब वेरी करता है जब हम रिलेट करते हैं किसी चीज़ से। तो लेट्स सपोज कि यहाँ से लेकर उनको यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ता था, तो इसका मतलब है थ्रू आउट, बीच से गुजरते हुए। तो पीपल ट्रैवल, लोग यात्रा करते थे सब उपमहाद्वीपों के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स, और जो हिल्स थी, चोटियाँ थी, और ऊंचे ऊंचे पर्वत थे। इंक्लूडिंग द हिमालयाज़, हिमालयाज़ के साथ, इंक्लूडिंग मतलब है उसको शामिल करते हुए। डेजर्ट्स, रेगिस्तानों को शामिल करते हुए। रिवर्स को, सीज़ को। मेड जर्नीज़, वो जो जर्नी थी, यात्रा थी, उसको बना देते थे डेंजरस एट टाइम्स, कई बार। तो कह रहे हैं जो चोटियाँ होती थी या हाई माउंटेन्स होते थे, हिमालय को छोड़कर, डेजर्ट को, रिवर्स को, समुद्रों को, तो ये जो जर्नी होती थी वो मेड कर देते थे, बना देते थे इनको डेंजरस, खतरनाक, एट टाइम्स, कई बार। तो एट टाइम्स मतलब कई बार। लेकिन बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव नहीं, लोग कर सकते थे उनको, लेकिन डेंजरस होता था। सो इसीलिए मैन एंड वीमेन, आदमियों और औरतें, मूव्ड, वो यात्रा मूव करती,
इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, तो वो अपने जीवन के लिए, लाइवलीहुड के लिए मूव करते इधर से उधर। तो इसीलिए क्योंकि ये डेंजरस बनाती थी ये जगह, तो कुछ मैन वीमेन मूव करते थे अपनी लाइवलीहुड को सर्च करने के लिए, एज ऑल्सो, और साथ में टू इस्केप, बचने के लिए, फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे बचने के लिए भी वो मूव करते थे। जैसे कि फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, या तो बाढ़ आ जाती थी या सूखा पड़ जाता था, तो उनको ट्रैवल करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह पर, और इन सभी जगहों के बीच से, और ये डेंजरस हो जाता था कई बार। समटाइम्स, कभी कभी, मैन मार्च्ड इनटू आर्मीज़, जो आदमी थे वो मार्च करते, यानी कि मूव करते आर्मीज़ में, तो वो आर्मी बना लेते, फिर वो मूव करते मार्च, जैसे आर्मी मार्च पास्ट करती है तो वो मूव करते गुट बनाकर, जैसे मान लो 500 लोग इकट्ठा हो गए, वो अपनी आर्मी बना लेते और वो मार्च करते। कभी कभी कॉन्करिंग अदर्स लैंड, तो दूसरों की जो ज़मीन है उसको पराजित करते हुए, तो कॉन्कर मतलब होता है पराजित करना, उनको हरा देना, तो उनकी लैंड, उनको हराकर उनकी लैंड पर कब्जा कर लेते। बिसाइड्स, इसके अलावा, मर्चेंट्स, जो सौदागर थे, व्यापारी थे, ट्रैवल्ड विद कारवंस, तो जो ट्रैवलर मर्चेंट थे, सौदागर, वो ट्रैवल करते अपने कारवंस में। कारवंस क्या होते हैं? जो काफिले, जिसको आप बोलते हैं कि काफिले में जा रहे हैं, तो काफिला बोलते हैं कारवंस को, तो कारेवेंस, इसको कारेवेंस बोलते हैं। तो सौदागर ट्रैवल करते अपने काफिलों में और शिप्स में, अपने जहाज़ों में, कैरिंग, उठाते हुए, ले जाते हुए, वैल्यूएबल गुड्स, जो मूल्यवान वस्तु हैं उनको कैरी करते हुए, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर। तो सौदागर अपने काफिलों में, अपने जहाज़ों में अपना वैल्यूएबल सामान लेकर, गुड मतलब सामान, वैल्यूएबल मतलब कीमती, अपना कीमती सामान लेकर प्लेस टू प्लेस वो ट्रैवल करते। एंड और रिलीजियस टीचर्स, और जो धार्मिक टीचर्स होते, वॉक्ड, वो पैदल चलते, फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव, एक गांव से दूसरे गांव में, टाउन टू टाउन, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में, स्टॉपिंग, रुकते हुए, टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस, उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए, एंड एडवाइस, और सलाह देते हुए, ऑन द वे, रास्ते में। तो जो रिलीजियस टीचर्स थे वो एक गांव से दूसरे गांव में ट्रैवल, वॉक करते, और बीच बीच में उनको रास्तों में अपने उपदेश देते जाते। फाइनली, अततः यानी कि फाइनली, यानी कि फलतः या अंत में, सम पीपल, कुछ लोग, परहैप्स, शायद, ट्रैवल, वो ट्रैवल करते, ड्रीवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। अब यहाँ पे ड्रीवन मतलब है उससे प्रेरित होकर, ड्रीवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, यानी कि कुछ उनको एडवेंचरस करना है, इस चीज़ से वो ड्रीवन होकर, प्रेरित होकर वो ट्रैवल करते कुछ लोग। वांटिंग टू डिस्कवर, और वांटिंग यानी कि चाहत में, किस चीज़ की चाहत में, डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, जो भी रोमांचित करने वाली प्लेसेस हैं और नई नई जगह हैं, तो इसको डिस्कवर करने की चाहत में। तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनली कुछ लोग जो थे वो शायद ट्रैवल करते, या तो एडवेंचर से प्रेरित होके, या फिर चाहत में कि उनको न्यू या फिर एक्साइटिंग प्लेसेस डिस्कवर करनी है, इसलिए वो लोग ट्रैवल करते। ऑल दीज, ये सारी चीज़ें, लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें लेकर गई किस चीज़ की तरफ? शेयरिंग की तरफ। किस चीज़ का शेयरिंग? आइडियाज़ बिटवीन द पीपल। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा कोई, तो आइडियाज़ शेयर होंगे बिटवीन पीपल। तो इन चीज़ों की वजह से ऐसा हुआ। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद कर लो। कैरी मतलब उठा कर ले जाना, वैल्यूएबल गुड्स मतलब कीमती सामान, और यहाँ पे ड्रीवन बाय समथिंग यानी कि किसी चीज़ से प्रेरित होकर, परहैप्स मतलब शायद, एक्साइटिंग प्लेसेस मतलब जो आपको रोमांचित कर दे ऐसी जगह, मर्चेंट्स मैंने बताई दी आपको, सौदागर, कॉन्कर जैसे हम बोलते हैं अपने डर को कॉन्कर करो, अपने डर को पराजित करो, ड्रॉट मतलब सूखा, सूखा पड़ जाता है, फ्लड मतलब बाढ़, लाइवलीहुड मतलब जीवन, और एस्केप मतलब बच निकलना, और सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप, और बाकी आई थिंक सिंपल है।
तो एक दो बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा सभी के साथ, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, बिलीव मी, बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी लंबे टाइम बोलना और एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करना। तो आगे पढ़ते हैं। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, लोग आजकल ट्रैवल क्यों करते हैं। लुक एट मैप 1 वंस मोर, मैप 1 को दोबारा से एक बार फिर देखो। हिल्स चोटियाँ, माउंटेन्स पर्वत, एंड सीज और समुंदर, फॉर्म ये बनाते हैं द नेचुरल फ्रंटियर्स, मतलब फ्रंटियर्स क्या होती हैं, जिसको आप बोलते हैं सीमा बोलते हैं हम इसको। तो कह रहे हैं जो हिल्स हैं, चोटियाँ हैं, माउंटेन है या फिर समुंदर है, वो फॉर्म करते हैं प्राकृतिक सीमाएं ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स की। अब देख लेते हैं, जैसा मैंने वैसे तो बताया ही था आपको। अब देखिए, जैसे यहाँ पे नीचे देखते हैं, जैसे एक ये रिवर है, एक ये रिवर है। अब ये दो रिवर क्या है, बाउंड्री बन गई। अब ये सी है, सी क्या है, ये बाउंड्री बन गई। तो बाउंड्री के बीच का जितना एरिया है ये सब कॉन्टिनेंट हो गया। तो यही बोला है कि जो ये हिल्स हैं, चोटियाँ हैं, जैसे ये वाली चोटियाँ, ठीक है, या फिर कोई हिल है, चोटी है, या फिर कोई माउंटेन है, ये फॉर्म करती है नेचुरल सीमाएं। तो सीमा बन गई है किसी चीज़ की, ये एक एरिया, ये दूसरा एरिया, ये तीसरा एरिया, ये चौथा एरिया, तो ये फॉर्म करती है प्राकृतिक बाउंड्रीज़ को। तो लिखा है हिल्स और माउंटेन्स और सीज़ ये फॉर्म करते हैं नेचुरल फ्रंटियर्स। अब ये वर्ड याद कर लो, फ्रंटियर्स मतलब सीमाएं, सीमाएं तय करते हैं, नेचुरल सीमाएं सब कॉन्टिनेंट्स के लिए, उपमहाद्वीपों के लिए। आगे लिखा है वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट, हालांकि ये मुश्किल था, टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, इन सीमाओं को क्रॉस करना। कह रहे हैं हालांकि इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना मुश्किल था, फिर भी दोज वे, वो लोग, हु वांटेड, जो चाहते थे, कुड, वो कर सके, एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, और जो पर्वत थे उनको पार कर सके, एंड क्रॉस द सीज, और समुद्रों को पार कर सके। तो सिंपल सा मतलब है कि हालांकि ये डिफ़िकल्ट था कि इन सीमाओं को पार करना, लेकिन फिर भी जो चाहते थे वो कर सके, और लोगों ने फिर ऊंचाइयां छुई पर्वतों की और समुद्रों को भी क्रॉस किया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स, और जो लोग थे कहाँ से, फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स, उन सीमाओं के पार से, ऑल्सो केम, वे भी आते, इनटू द सब कॉन्टिनेंट्स, उपमहाद्वीपों में, एंड सेटल्ड हेयर, और यहाँ के बस जाते। तो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट से आके यहाँ पे बस जाते वो लोग। आगे लिखा है दीज मोमेंट्स ऑफ पीपल, लोगों की ये जो मोमेंट थी, मोमेंट मतलब पलायन होना, एक प्लेस से दूसरी जगह पर पलायन करना। तो ये जो मूवमेंट थी लोगों की, एनरिच्ड, इस चीज़ ने एनरिच कर दिया, और भी ज़्यादा बढ़िया कर दिया आर कल्चरल ट्रेडिशंस को, हमारे सांस्कृतिक जो भी परंपराएं हैं इनको। कल्चरल इज़ सांस्कृतिक, ट्रेडिशन मतलब परंपरा। तो इस मूवमेंट ने एक जगह से दूसरी जगह की लोगों की, इसने और ज़्यादा अच्छा कर दिया, एनरिच कर दिया हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस को, सांस्कृतिक परंपराओं को। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, लोगों ने शेयर किया है नए नए तरीके ऑफ कार्विंग। कार्व मतलब क्या होता है, जैसे कोई पत्थर है, पत्थर के अंदर आप हथौड़े मार मार के, चैसल से, हैमर से आप उसको एक शेप देते हैं, उसको बोलते हैं कार्व करना। तो पीपल हैव शेयर्ड अ न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, तो लोगों ने शेयर किए हैं स्टोन को कार्व करने के नए नए तरीके। कंपोजिंग म्यूज़िक, म्यूज़िक बनाने के अलग अलग तरीके, एंड और इवन कुकिंग फूड, और खाना बनाने के तरीके, ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में। तो अब आगे देखते हैं नेम्स ऑफ द लैंड। अब नेम्स ऑफ द लैंड लिखा है टू ऑफ द वर्ड्स, कह रहे हैं टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। कह रहे हैं दो वर्ड, टू ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स मतलब बहुत सारे शब्द हैं, इंडिया को बहुत कुछ बोलते हैं, आर्यवर्त बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, तो ये सारे वर्ड्स हैं। तो कह रहे हैं इनमें से टू ऑफ द वर्ड्स, इनमें से दो वर्ड वी ऑफन यूज़, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, फॉर आर कंट्री, हमारे देश के लिए, आर हैं इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया, भारत शब्द, कम्स फ्रॉम, वो आता है इंदूज से,
कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। कह रहे हैं कि जो इंडिया नाम है वो इंदुज से आता है और इंदु को संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, संस्कृत में इंदुज को सिंधु बोलते हैं और इंदुज से ही निकला है इंडिया। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। जो भी आपका एटलस बुक है उसमें ईरान को और ग्रीस को फाइंड आउट करें। द इरानियंस, जो ईरान वाले थे, एंड द ग्रीक्स, और जो ग्रीक वाले हैं, हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट के बीच से होके आते। तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ और उसका जब पश्चिमी उत्तर पश्चिमी जो एरिया है, तो कह रहे हैं कि जो इरानियंस थे और ग्रीक्स थे जो हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट से आते थे गुजर के, लगभग इतने साल पहले, ठीक है, 2500 साल पहले जो गुजर के आते थे, इरानियंस और ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट के बीच से गुजर के आते थे इतने साल पहले, एंड वर फैमिलियर, और वो परिचित थे, जान पहचान थी, विद द इंदूज, इंदूज के साथ उनकी जान पहचान थी, मतलब फैमिलियर थे, वो उससे परिचित थे इंदूज से। कॉल्ड इट द हिंदोज, तो वो इनको हिंदोज बोलते थे, और द इंडोज या फिर इंदोज बोलते थे। एंड द लैंड, और जो ज़मीन है, टू द ईस्ट, ईस्ट की साइड ऑफ द रिवर, नदी के उस पार, वॉज कॉल्ड इंडिया। तो नदी के उस पार की जो ईस्ट साइड में जो जगह थी उसको इंडिया बोला जाता था। अब यहाँ पे मैप में दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये जो है, ये सारे को भारत बोलते थे, ये सारे को। तो अगर ये नॉर्थ साइड है और ईस्ट इसका इस साइड पड़ेगा, तो ये नदियाँ हैं, इसको जो पार करके इस साइड जो ग्रीस ईरान वाले आते थे, इधर को आते थे, तो इस सारे को वो बोलते थे हिंडोज यानी कि इंडिया। आगे लिखा है द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, और जो भारत नाम था, वैसे इसको भरत बोलते हैं, भरत जो है वॉज यूज्ड, उसको यूज़ किया जाता था एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन द नॉर्थ वेस्ट में, एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, जिनका जिक्र है, हु आर मेंशन मतलब जिनका जिक्र था, इन द ऋग्वेद में, द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, जो कौन सा ऋग्वेद के बारे में बता रहे हैं, जो अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन था संस्कृत में, डेटेड टू अबाउट इतने साल पहले, तो इतने साल पहले का डेटेड का ये एक कॉम्पोजिशन था संस्कृत में, कौन, ऋग्वेद। तो लेटर बाद में इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, फिर ये वाला जो शब्द था वो पूरे के पूरे भारत के लिए यूज़ होने लगा। तो भरत राजकुमार राजा जो थे उसके नाम पे भारत का नाम रखा गया। तो बाकी हिस्ट्री आप जानते ही हैं, रामायण में आपने देखा होगा। तो आगे देखते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब पास्ट के बारे में जानते हैं। देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे वेज हैं ऑफ फाइंड आउट करने के, अबाउट के बारे में, द पास्ट को कह रहे, पास्ट को फाइंड आउट करने के बारे में बहुत सारे तरीके हैं। वन इज़, एक है टू सर्च फॉर, ढूंढना, एंड रीड बुक्स, और किताबें पढ़ना। कह रहे हैं एक है, मैं इसको पूरा हिंदी में ही बता देता हूँ आपको, इस टू एम टू आर टू का लेसन। वन इज़ टू सर्च फॉर, एक है ढूंढना, और दूसरा है रीड का, मतलब ढूंढना और रीड करना बुक्स को, दैट वर रिटन, जो लिखी गई, लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। ये रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, और ये पैसिव वॉइस, और ये एक्टिव वॉइस। आगे लिखा है दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। तो हिंदी में पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, इतना मुझे अभी याद भी नहीं है, बहुत समय पहले पढ़ा था। तो चलो जो भी बोलते हैं इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है, इनको इंग्लिश में याद रखो, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब जो प्राचीन है, जिनको लिखा जाता था, या अभी आप पढ़ेंगे। बिकॉज, क्यों बोला जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, इनको हाथ से लिखा जाता था, इसीलिए। दिस कम्स फ्रॉम, ये चीज़ आती है लैटिन वर्ड से, मैन्यू से, जिसका मीनिंग होता है हैंड। तो मैन्यूस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना, मैन्यू मतलब हैंड, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जिनको हाथ से लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। तो आगे लिखा है दीज वर यूजुअली रिटन, इनको आम तौर पर यूजुअली रिटन लिखा जाता था, ऑन पाम लीफ, पाम के लीफ पर। तो पाम एक पेड़ का नाम है, उसके पत्तों पर इसको लिखा जाता था, और
ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड, और ख़ास तौर पर प्रिपेयर किए गए बार्क पर। बार्क मतलब छाल, पेड़ की जो छाल होती है उसको बोलते हैं बार्क। तो बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च। तो बर्च का एक पेड़ है, उसकी जो छाल होती थी उसको स्पेशली प्रिपेयर किया जाता था, जिस पर ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी। जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये क्या है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इसको पेड़ की छाल ली उसको, या कोई भी जो वेज होते थे डिफरेंट डिफरेंट, उन पे लिखा जाता था। तो इन शॉर्ट यहाँ पे दीज वर यूजुअली रिटन, इनको आमतौर पर लिखा जाता था पाम लीफ पर, उसके पत्तों पर, या फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड जो छाल होते थे पेड़ के। और कौन सा पेड़, जिसको बर्च का पेड़ बोलते हैं। विच ग्रोज इन द हिमालयाज, जो उगता है हिमालयाज में। आगे पढ़ते हैं। ओवर द ईयर्स, कह रहे हैं कई सालों में, मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, उनको खा लिया गया इंसेक्ट्स के द्वारा। जो भी छोटे छोटे जीव होते हैं, तो वो उनको उन जीवों ने उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को खा लिया, क्योंकि पेड़ों की छाल पे होते थे, दीमक लग जाते थे, तो वो खा गए। तो बहुत सारे मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो ईटन हो गए, किसके द्वारा, इंसेक्ट्स ने उसको खा लिया। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ को तबाह कर दिया गया। बट बहुत सारे हैव सर्वाइव्ड, बहुत सारे मतलब बच गए। ऑफन प्रिजर्व्ड, जिनको अक्सर रखा जाता है इन टेम्पल्स में एंड मोनेस्ट्रीज़ में। तो मोनेस्ट्रीज़ जो भी है बुद्धिस्ट की जो मोनेस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे रखा जाता है, मंदिरों में इनको अभी भी प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि बचा कर रखा जाता है। तो प्रिजर्व इस बचा कर रखना, सर्वाइव मतलब जीवित रहना। तो उनमें से कुछ ही काफ़ी हैं जो जीवित हैं भी, इनको प्रिजर्व कर रखा है टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज़ में। मोनेस्ट्रीज़ बोलते हैं मठ को। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, और ये जो किताबें होती हैं ये डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, सारे विषयों के संदर्भ में। जैसे कि रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, धार्मिक जो धारणाएं हैं, बिलीफ हैं, और प्रैक्टिसेस यानी कि जो भी कृत्य हैं, कार्य हैं, उन वो सब होता था। द लाइव्स ऑफ किंग्स, जो जीवन जो लाइफ थी किंग्स की वो होती थी मेंशन। मेडिसिन मेंशन होती थी, साइंस मेंशन होती थी। बिसाइड्स, इसके अलावा, देयर वर एपिक्स। एपिक्स मतलब होते हैं महाकाव्य। जैसे महाभारत एक एपिक है, महाभारत एक एपिक है यानी कि महाकाव्य है। तो इसके अलावा महाकाव्य भी थे, पोएम्स थी, प्लेस थे, नाटक थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, इनमें से बहुत सारे लिखे हुए थे संस्कृत में। अदर्स वर इन प्राकृत, और जो दूसरे थे वो प्राकृत में थे। प्राकृत क्या है, लैंग्वेजेस थी यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो जो भी ऑर्डिनरी आम लोगों की जो भाषा होती थी उसको प्राकृत बोलते थे, तो उसमें लिखी जाती थी। एंड तमिल, और तमिल में। तो कह रहे हैं बहुत सारे जो रिटर्न थे वो संस्कृत में थे, और कुछ जो अदर बाकी बचे थे वो प्राकृत या तमिल में थे। आगे लिखा है वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शंस भी स्टडी कर सकते हैं। अब ये भी वर्ड है इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट तो आपको पता चल गया होगा, उसको मैन्यूस्क्रिप्शंस भी बोल सकते हैं, नाउन। और मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो भी लिखित में आपको, जैसे पेड़ की छाल पे किसी चीज़ के ऊपर लिख देना, मैन्यूस्क्रिप्ट। अब ये आता है इंस्क्रिप्शन। तो ये क्या होता है, तो कह रहे हैं हम इंस्क्रिप्शंस की भी स्टडी कर सकते हैं। दीज आर राइटिंग्स, ये लिखाई होती है ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस, तुलनात्मक रूप से, रिलेटिवली मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं, तो रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस, जो ये आपने पत्थर देखे होंगे हार्ड सरफेस है, उन पे लिखे जाते थे। तो ये राइटिंग्स थी हार्ड सरफेसेस पे, जैसे कि सच एज स्टोन और मेटल, या कोई मेटल होता था या स्टोन होता था, उन पर जो लिखित कोई चीज़ होती थी उसको बोलते थे इंस्क्रिप्शंस। तो ये जैसे पत्थर है और इस पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको बोलेंगे इंस्क्रिप्शन। इन मतलब अंदर की तरफ, तो इसमें अंदर की तरफ धंस जाता है स्टोन, तो इंस्क्रिप्शन। समटाइम्स, कभी कभी, किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, कभी कभी राजा अपने ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड करवाते थे, यानी कि लिखवाते थे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा फॉर्म वो यूज़ हुआ है, गेट, समथिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज़
कॉजेटिव वर्ब, गेट कॉजेटिव वर्ब, किसी से कोई काम करवाना। तो राजा अपने ऑर्डर, अपने आदेश इंस्क्राइब करवाते थे, सो दैट, ताकि पीपल कुड सी, लोग देख सकें, रीड कर सकें, एंड ओबे दैम, और उनको उनका पालन कर सकें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, कह रहे हैं कि अलग तरह के इंस्क्रिप्शंस भी हैं, एज वेल मतलब साथ में, कह रहे हैं दूसरे तरह के इंस्क्रिप्शंस भी हैं, भी मतलब एज वेल, वेयर जहाँ मैन एंड वीमेन, जहाँ आदमी और औरत, इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, राजाओं को और रानियों को मिलाकर, रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड करते, व्हाट दे डिड, उन्होंने जो भी किया। तो और भी तरह के इंस्क्रिप्शंस थे जो अलग अलग लोग या फिर औरतें, राजा रानियाँ यूज़ करते थे रिकॉर्ड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि किंग्स, राजा ऑफन अक्सर कैप्ट रखते थे रिकॉर्ड्स, राजा अक्सर रिकॉर्ड रखते थे ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, जो भी युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ, बैटल इज़ लड़ाई, विक्ट्रीज मतलब जीत, तो राजा बैटल्स में विक्ट्रीज का रिकॉर्ड रखते थे। तो आगे पढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग, क्या आप सोच सकते हैं एडवांटेजेस इन राइटिंग्स के ऑन अ हार्ड सरफेस पे, एंड और व्हाट कुड हैव बीन द डिफरेंसेस, और इनमें क्या क्या भेद हो सकते थे। तो ये हमारा कुड हैव और थर्ड फॉर्म कुड हैव बीन। देयर वर मैनी अदर थिंग्स, कह रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें थी, दैट वर मेड, जिनको बनाया जाता, एंड यूज्ड और यूज़ किया जाता, इन द पास्ट में, दोज वो, हु स्टडी, जो स्टडी करते, दीज ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स की, आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, इनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता। तो ये वर्ड याद कर लीजिए, जो इस तरह की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, पत्थरों पे लिखा हुआ कोई चीज़ इंस्क्राइब्ड है या मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इनकी स्टडी करने वाले को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। कह रहे हैं दोज वो, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हु स्टडी, जो पढ़ते थे इस तरह की ऑब्जेक्ट्स को, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, वे पढ़ते हैं, दे स्टडी वे पढ़ते हैं, द रिमेन्स बचा हुआ, ऑफ द बिल्डिंग्स को, जो भी इमारतें होती हैं, बिल्डिंग होती हैं, रिमेन्स मतलब बची हुई, तो बची हुई इमारतों को वो पढ़ते हैं। कौन सी बिल्डिंग्स, मेड ऑफ स्टोन, जो पत्थरों से बनी हो, या ब्रिक या ईंट से बनी हो, या पेंटिंग्स हो, या स्कल्पचर्स हो, या फिर कोई भी तस्वीर वगैरह, मूर्ति वगैरह, स्कल्पचर्स हो, तो उनको वो पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ क्या पढ़ते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग्स बची हुई हैं जो पत्थर या ईंटों से बनी है, इसको पढ़ते हैं, पेंटिंग्स को पढ़ते हैं, और स्कल्पचर को पढ़ते हैं, तो इनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। दे ऑल्सो एक्सप्लोर, वो खोज करते हैं, एक्सप्लोर यानी कि और ज़्यादा खोज करना, वो एक्सप्लोर करते हैं, एंड एक्सक्वेट होता है डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसको हम एक और भी नाम बोलते हैं, अनअर्थ बोलते हैं। अनअर्थ मतलब खोदना, खोद निकालना, कोई ज़मीन को खोदा, उसमें से कुछ निकाल लिया, उसको बोलते हैं अनअर्थ, तो उसको बोलते हैं एक्सकवेट। तो वो एक्सकवेट करते यानी कि डिग करते, डिग मतलब खोदना, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती का सरफेस खोदते। तो दे ऑल्सो एक्सप्लोर, एंड मतलब वो एक्सप्लोर करते और खोदते, टू फाइंड टूल्स, जो भी औजार हैं, टूल्स को फाइंड करते कि कौन कौन से वो यूज़ करते थे टूल्स, वेपन्स हथियार, पोर्ट्स यानी कि मटके, पैन्स मतलब बर्तन, ऑर्नामेंट्स मतलब जो भी आभूषण है, एंड कॉइन्स और जो सिक्के हैं, तो इनको खोजने के लिए वो गड्ढा करते थे ज़मीनों में, करते हैं सॉरी। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स में भी हो सकते हैं, मेड ऑफ स्टोन, पत्थर से बने हुए, अदर्स ऑफ बोन, बाकी जो हैं वो हड्डियों से बने हुए, बेक्ड क्ले और मेटल, या फिर बेक्ड क्ले से बने हुए या मेटल से बने हुए। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट हैं ये या तो पत्थर से बने हुए हो सकते हैं, हड्डियों से बने हो सकते हैं, क्ले से बने हो सकते हैं, मेटल से बने हो सकते हैं। तो मे बी का मतलब सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं, दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स, दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट्स जो आर मेड ऑफ, जो बने होते हैं, हार्ड मतलब कठोर, इम्पेरिशेबल यानी कि जो नष्ट ना हो, पेरिशेबल जो नष्ट हो जाए, इम्पेरिशेबल जो नष्ट ना हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हार्ड से बने हो, हार्ड सब्सटेंस से या इम्पेरिशेबल सब्सटेंस से,
यूजुअली सर्वाइव, वो लंबे चलते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो सर्वाइव कर लेते हैं यानी कि जीवित रह पाते हैं वो लंबे समय तक। तो इसमें भी आप वर्ड याद कर लीजिए, इम्पेरिशेबल, जिसको नष्ट न किया जा सके। और बाकी तो आई थिंक सिंपल हैं, इतने कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ऑर्नामेंट्स, आभूषण, कॉइन आप जानते हैं, टूल्स आप जानते हैं, वेपन भी आपको पता है, पोर्ट भी आपको पता है, पैंस मतलब भी पता है। और एक्सकवेट इज़ डिग करना, स्कल्पचर इज़ मूर्तियाँ, पेंटिंग्स आपको पता है, और बाकी इजी है। तो थोड़ा सा और रह गया, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये पोर्ट है, ये आपको दिख रहे हैं पत्थर, ये इंस्क्राइब कर रखा है इनको, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, कुछ ना कुछ बना रखा है, पेंटिंग्स हैं इसके ऊपर पोर्ट पर। अब देखिए आगे, आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो लुक फॉर करते हैं, लुक फॉर इज़ ढूंढना, वो हड्डियों को ढूंढते हैं। किसकी? ऑफ एनिमल्स, जानवरों की, बर्ड्स, पक्षियों की, एंड फिश, और मछलियों की। क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट, ये खोजने के लिए, व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, इन द पास्ट में, क्योंकि उनकी हड्डियाँ होंगी तो उनके अंदर वो हड्डियाँ किस चीज़ से बनी होंगी, तो उसकी स्टडी से पता लगाया जा सकता है कि वो क्या क्या खाते थे। प्लांट रिमेन्स यानी कि बचे हुए पेड़, प्लांट रिमेन्स मतलब जो पौधे के बचे हुए अवशेष होते हैं। सर्वाइव फार मोर रेयरली, मतलब वो सर्वाइव कर पाते हैं बहुत ही कम। तो पौधों के जो रिमेन्स हैं, बचे हुए पार्ट हैं, तो ये सब्जेक्ट है। और सर्वाइव मतलब जीवित रह पाते हैं, फार मोर रेयरली मतलब बहुत ही कम। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन, अगर जो बीज हैं अनाज का, ग्रेन इज़ अनाज, सीड मतलब बीज, अगर अनाज के बीज और पीसेस ऑफ वुड या लकड़ी के पीसेस हैव बीन बर्न्ड, अगर उनको जलाया गया है, दे सर्वाइव, वे रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, इन अ चैरिड फॉर्म, मतलब राख की फॉर्म में। तो अगर किसी भी कोई ग्रेन है, उसके बीज को जला दिया, लकड़ी का पीस जला दिया, तो वो किस फॉर्म में आ जाते हैं? चैरिड फॉर्म। चैरिड फॉर्म होती है राख की फॉर्म में। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, क्लॉथ इज़ फाउंड, कपड़े मिलते हैं फ्रिक्वेंटली, बार बार, बाय आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा? अब ये क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं। आगे लिखा है हिस्टोरियंस, इतिहासकार, दैट इज स्कॉलर्स मतलब विद्वान। कह रहे जो हिस्टोरियंस हैं, जिनको हम विद्वान बोलते हैं। और हिस्टोरियंस कौन? हु स्टडी, जो पढ़ते हैं द पास्ट को। ऑफन यूज़, अक्सर वो यूज़ करते हैं द वर्ड सोर्स एक शब्द यूज़ करते हैं। टू रेफर करने के लिए, मतलब इशारा करने के लिए, किसको, किसकी तरफ इशारा? टू द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी तरफ इशारा करते हैं। अब कौन सी इंफॉर्मेशन? फाउंड, जो मिलती है फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। तो कह रहे हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं वो एक टर्म यूज़ करते हैं, सोर्स किसको बोलते हैं? इंफॉर्मेशन को। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो उन्हें मिलती है मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से और आर्कियोलॉजी से। तो आई होप समझ में आया होगा व्हाट इज़ सोर्स एक तरह की टर्म है जो हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं रेफ़र करने के लिए इंफॉर्मेशन को, जो उन्हें मिलती है इन 3 चीज़ों से। वंस सोर्सेज आर फाउंड, एक बार जब सोर्सेज मिल जाते हैं, तो कह रहे हैं एक बार जब सोर्सेज आर फाउंड मिल जाते हैं, पैसिव वॉइस। लर्निंग अबाउट द पास्ट, तो पास्ट के बारे में लर्न करना यानी कि पता लगाना, बिकम्स एन एडवेंचर, वो एक एडवेंचर बन जाता है। एज, क्योंकि वी कंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, क्योंकि हम इसको फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करते हैं दोबारा से, कि क्या क्या हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्ट करना, पुनर्निर्माण करना। तो उस चीज़ से क्या होता है, जब हमें पूरे सोर्सेज मिल जाते हैं तो हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि बिट बाय बिट मतलब धीरे धीरे कि क्या क्या हुआ होगा। इसीलिए हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स, और जो ये हिस्टोरियंस हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर लाइक डिटेक्टिव्स, ये डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं। डिटेक्टिव्स आप जानते हैं, बड़ी नॉर्मल सी टर्म है। जो भी स्पाई होते हैं, जासूस, डिटेक्टिव्स की तरह, वो डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं। जो यूज़ करते हैं ऑल दी सोर्सेज, इन सभी सोर्सेज को, लाइक क्लूज़ की तरह, टू फाइंड आउट, ये खोजने के लिए, अबाउट आवर पास्ट्स, हमारे पास्ट्स को। यहाँ पे पास्ट्स एस लिखा हुआ है क्योंकि हम एक पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे पास्ट हैं, तो क्लू मिल जाते हैं हमें।
तो ये यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा और रह गया, इसको भी एंड करते हैं। वन पास्ट और मैनी, एक पास्ट है कि बहुत सारे पास्ट हैं। डिड यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया, ध्यान दिया। द टाइटल ऑफ दिस बुक, इस बुक के टाइटल का, तो इस बुक का टाइटल है आर पास्ट्स। वी हैव यूज द वर्ड, हमने यूज़ किया है शब्द पास्ट्स इन प्लूरल में, टू ड्रॉ अटेंशन, ध्यान खींचने के लिए, टू द फैक्ट, इस तथ्य पर, दैट की द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। कह रहे हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं तो उन सभी के लिए पास्ट अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द लाइव्स ऑफ हर्डर्स, जो भी गडरिये होते हैं, गडरिये तो नहीं कहूँगा एग्जैक्ट, जो भी चराने वाले लोग होते हैं, तो उनके जो जीवन होता है या फार्मर्स का जीवन होता है वह डिफरेंट, वो अलग था, फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, राजाओं और रानियों से। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स, जो लाइव्स थी, जीवन थे सौदागरों का या व्यापारियों का, वर डिफरेंट, वो अलग था, फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सनस, जो भी शिल्पकार थे उनसे अलग था उनका जीवन, एंड सो ऑन, और भी ज़्यादा। तो इन शॉर्ट हर्डर्स और फार्मर्स का जो जीवन था वो राजा रानियों से अलग था। ऐसी मर्चेंट्स का जो लाइफ था वो क्राफ्ट्स पर्सन से अलग था। इसीलिए बोला है एक पास्ट नहीं है, मैनी पास्ट्स हैं। ऑल्सो साथ में, एज इज़ ट्रू इवन टुडे, और ये आज भी सच है, पीपल फॉलोड, लोगों ने फॉलो किया है डिफरेंट प्रैक्टिसेस, अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस को और रिवाजों को, कस्टम्स को। प्रैक्टिस मतलब जो भी कार्य होते हैं, प्रैक्टिस, मान लो मैं आरती करता हूँ तो फिर आरती करना मेरी प्रैक्टिस होगी। तो जैसा भी काम है तो उसको प्रैक्टिस अभी भी अलग अलग है, लोगों का कस्टम्स अलग अलग है, रीति रिवाज इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों में। पंजाब में कुछ करते हैं, हरियाणा में कुछ, तमिलनाडु में कुछ, और अलग स्टेट्स में कुछ ऑफ द कंट्री, देश में। तो देश के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग प्रैक्टिसेस और कस्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टुडे, आज, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स, जो अंडमान आइलैंड्स में रह रहे हैं, गेट देयर ओन फूड, वो अपना खुद का फूड प्राप्त करते हैं बाय फिशिंग करके, हंटिंग करके, या कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी जंगल से उत्पाद होता है तो उससे वो अपना खाना इकट्ठा करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑन द अदर हैंड, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर पीपल, लिव इन सिटीज़, जो शहरों में रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, अपने फूड की सप्लाई के लिए। तो वो तो अपना अरेंज करते हैं, खाते हैं, और हम लोग जो सिटीज़ में रहते हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरों के सप्लाई ऑफ फूड पर। तो ये क्या हो गया, अलग अलग वे है हमारा जीने का। डिफरेंसेस, जो भेद हैं, सच एज, जैसे कि दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, कह रहे हैं जो ये भेद हैं इस तरह के, जैसे अभी आपने देखे, ये पास्ट में भी एग्जिस्ट करते थे, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना। तो डिफरेंसेस, ये वाले भेद, सच एज दीज, ये वाले, एग्जिस्टेड, एग्जिस्ट करते थे पास्ट में, एज वेल भी, पास्ट में भी एग्जिस्ट करते थे, अस्तित्व में थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, देर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, एक अलग तरह का डिफरेंस भी है। वी नो, हम जानते हैं, अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स, कह रहे हैं हम राजाओं की बैटल्स के बारे में भी अच्छे से जानते हैं। दे फॉट, जो उन्होंने लड़ी हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे केप्ट रिकॉर्ड्स, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स रखे हैं, ऑफ देयर विक्ट्रीज, अपनी विजयों के, मतलब उनकी जो भी जीत होती थी उनके रिकॉर्ड उन्होंने रखे। जनरली, आमतौर पर, ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, और जो आम लोग हैं जैसे कि हंटर्स हो गए, फिशिंग फॉल्क हो गए, तो इसको फोक बोलते हैं, जो फिशिंग फोक मतलब एक तरह के जो फिशिंग करने वाले, और गैदरर्स हो गए, इकट्ठा करने वाले, फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं रखा, ऑफ व्हाट दे डिड, जो उन्होंने किया। वाइल, जबकि आर्कियोलॉजी हेल्प्स, आर्कियोलॉजी हेल्प करती है अस, हमारी, टू फाइंड आउट, खोजने में, अबाउट देयर लाइफ्स, उनकी लाइफ को। देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन, बहुत कुछ है, देयर इज़ मच, बहुत कुछ है, दैट, जो, रिमेन्स, रहता है, अननोन मतलब पता ही नहीं जिसके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ रहती है जो अननोन है टोटली। तो अब हमारा लास्ट पैराग्राफ, फिर हमारी ये पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। तो मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ के दिखा दिया, वीडियो थोड़ी लंबी है, बट हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज बहुत मिले। व्हाट डू डेट्स मीन, अब डेट्स का क्या मतलब है, व्हाट डू डेट्स मीन, डेट का मतलब क्या होता है, मीन मतलब होना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ़ समबडी आस्क्स यू द डेट, अगर आपसे कोई डेट पूछता है,
यू विल प्रोबेबली मेंशन, आप मेंशन करोगे द डे, दिन को, मंथ को एंड ईयर या ईयर को, या फिर 2000 या फिर कुछ और। दीज ईयर्स आर काउंटेड, इन सालों को गिना जाता है फ्रॉम द डेट, उस तारीख से जनरली असाइंड, जो असाइन की गई है, दी गई है टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को। तो जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था तो उस जन्म को जो डेट जनरली असाइन की गई है, दी गई है, तो तारीख को उस ईयर से काउंट किया जाता है। मान लो अभी चल रहा है 2022 और 2000 और मान लो ये 0 है, 0 मान लो ये बर्थ डेट है क्राइस्ट की। इसके बाद से अभी कितने साल हो चुके हैं, 2022 साल। तो इस 0 की बात कर रहे हैं, 0 तो नहीं कहेंगे, डेट की बात कर रहे हैं। तो दीज ईयर्स आर काउंटेड, इन ईयर्स को काउंट किया जाता है फ्रॉम द डेट, डेट से जनरली आमतौर पे असाइन की गई है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को। जीसस क्राइस्ट कौन, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं। सो इसीलिए 2000 मीन्स 2000 का मतलब होता है 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो वही अभी चीज़ जो मैंने बताई, क्राइस्ट के जन्म के 2000 साल बाद, तो इसको बोला जाता है 2000। तो 2000 मीन्स 2000 का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और जितनी भी डेट थी क्राइस्ट के जन्म से पहले की, आर काउंटेड बैकवर्ड्स, उनको पीछे से गिना जाता है। एंड यूजुअली हैव लेटर्स BC, और वहाँ पे आपको यूजुअली लेटर मिलता है BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले, एडिड ऑन। तो कह रहे हैं BC एडिड ऑन, BC एडिट किया जाता है, ऐड किया जाता है। इन दिस बुक, इस बुक में वी विल रेफर टू डेट्स, हम रेफ़र करेंगे डेट्स को, गोइंग बैक, पीछे की तरफ जा रही है जो, फ्रॉम द प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट से, यूजिंग 2000 एज आर स्टार्टिंग पॉइंट। 2000 को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर, मान लो ये 2000 है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानकर पीछे 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 क्या हुआ कि 1950 में क्या हुआ, 1990 में, 1850 में, ऐसे पीछे पीछे करते हुए ऐसे करके जाएंगे। तो आई होप गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत अच्छी नॉलेज है इसके अंदर। अब आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने बता दिया, वो कैब काफ़ी अच्छी आई, आपको पढ़ने का वे भी समझ में आया। और अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इंग्लिश को सीखना है सच में, तो आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप को अभी डाउनलोड करो और वहाँ से इंग्लिश को इम्प्रूव करो। अगर ऐसे वीडियो देखते रहोगे, बेनिफिट होगा, नो डाउट। आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए वीडियोस, लेकिन साथ साथ में कोर्स से भी ज़रूर पढ़ें। सो थैंक यू। अभी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और बताइएगा अगर आपको इसका अगला चैप्टर चाहिए तो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगला चैप्टर भी आपको दूँ, ताकि आपकी हिस्ट्री की भी तैयारी हो जाए और इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही होगी। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।